Good morning, my dear student. Today we are started another periodic property of element that is electronegativity. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रोसेस है जिसमें किसी बॉन्डेड एटम के शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपने तरफ खींचने की प्रवृत्ति को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे बच्चों यहाँ पर कोई कोवैलेंट बॉन्डेड एटम मैंने ले लिया ए बी, ये कोई बॉन्डेड एटम है, कोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच पाया जा ए बी। मैंने मान लिया लेट्स सपोज कि बी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बच्चों, ये क्या करेगा, ये हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो बी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ये बी अट्रैक्ट करेगा। बी क्या करेगा, जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से बी पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज आ जाएगा, ए पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी टेंडेंसी को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जिससे बॉन्डेड होगा उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल निगेटिव चार्जेस आ जाएगा, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस एटम पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एनी एटम, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम tendency of any atom to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron to attract shared pair of electron towards itself, towards itself in a covalent bond, in a covalent bonded molecule is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, कोई कोवैलेंट बॉन्डेड एटम होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी टेंडेंसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इकाई नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे value of electronegativity, value of electronegativity depend upon value of electron affinity and ionization energy of element, of the element। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसी पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे हाइगर इज द वैल्यू ऑफ, हाइगर इज द
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बच्चों, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा और जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, उतने ही अधिक होगी। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब साइज जितना छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय जेड इफेक्टिव क्या हो चुका होगा, बढ़ चुकेगा। तो अगर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट का ज्यादा आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या आएगी, अधिक आएगी। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एटम के लिए कैलकुलेट की जाती है और वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, अपने आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, तभी आप एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ये अगर कोवैलेंट से बॉन्डेड है, मतलब कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, तभी आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आपस में एटम क्या हो, जुड़े हुए हो, तभी आप उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस पहला लिखेंगे हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ an isolated gaseous atom। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप तभी निकाल सकते हो जब हमारा एटम गैसियस फॉर्म में हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में लिखेंगे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ an atom bonded by covalent bond। तो अगर कोवैलेंट बॉन्डेड एटम है तभी आप उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो रिलेटिव प्रॉपर्टी के नाते इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैंने यूनिट के बारे में बताया था इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है यूनिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो लिखेंगे इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इसका, जबकि ये आपका कैसा होता है बच्चों, रिलेटिव होता है ना, इट इज रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप किसी एटम के रिलेटिव में निकालेंगे। जब कोई एटम होगा तभी तो रिलेटिव करेंगे, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो इट इज रिलेटिव वैल्यू, ये आपका रिलेटिव वैल्यू होता है। और बच्चों इसका यूनिट के बारे में आप देखें, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, और दूसरी यूनिट मैंने ये भी बताया था जो है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल।
या आप जो है किलो कैलोरी पर मोल, ये 3 यूनिट होता है ना, किलो कैलोरी पर मोल। जबकि इसके बच्चों कोई यूनिट नहीं होता, इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो कोवैलेंट एटम के द्वारा क्या हो, बॉन्डेड हो, जुड़ा हो। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए किसी एटम का रिलेटिव लेना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये जो है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, और इसका यूनिट होता है, और उसका यूनिट नहीं होता है। अब बच्चों हम लोग जो है अगला फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करते हैं? तो पहला फैक्टर है बच्चों साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे एटम की साइज जितनी बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू उतने ही घटेगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज बढ़ेगा बच्चों तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइज ऑफ एटम। तो इसका मतलब जो है यही हुआ, अगर साइज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा, अगर साइज डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो पहला फैक्टर ये है साइज का। दूसरा फैक्टर है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो बच्चों जैसे जैसे अगर से आप सोचें कि अगर साइज जो है घट रही है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब साइज डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा होगी। अरे बच्चों साइज जब घटती थी तो जेड इफेक्टिव क्या होता था, बढ़ता था। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर से साइज डिक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तीसरा है चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन। तीसरा इफेक्ट क्या है बच्चों, चार्ज ऑन कटायन। तो जितना ज्यादा अगर से कटायन पर चार्ज आएगा तो साइज उतने ही तो डिक्रीज होती है। मैंने क्या बताया था, कटायन की साइज, कटायन मतलब धनात्मक ना। तो अगर एलिमेंट के ऊपर जितने ज्यादा चार्ज आएगा साइज उतने कम होगा, और जब साइज कम हुआ जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो लिखेंगे higher is the charge, higher is the charge on cation, higher is the charge on cation, more will be Z effective, more will be जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है चार्ज ऑन कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज आएगा
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, उतने ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ मैं एग्जांपल लेकर के आपको पूछूं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे बच्चों यहाँ दिया है Fe+2 Fe+3 में हमें बताना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो बच्चों आप देखें यहाँ आयरन पे +2 पॉजिटिव चार्ज है और आयरन पे कितना यहाँ है +3। तो मैंने क्या बताया कि कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतने ही कम होगी। जब साइज कम हुआ तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ +2 यहाँ +3 तो किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, +3 की। तो इस Fe+3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, Fe+2 से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से Pb+2 और Pb+4 में पूछा जाए तो किसमें ज्यादा चार्ज है, Pb+4 पे, तो इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा हो जाएगा। नोट कर लो। अगला बच्चों इफेक्ट है चार्ज ऑन एनायन। हाइगर इज द वैल्यू ऑफ is the value of an ion smaller will be Z effective, smaller will be Z effective। जब Z इफेक्टिव स्मॉलर होगा तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन। एनायन, इसका मतलब जेड इफेक्टिव अगर से जो एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतना ही कम होगा, और जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे बच्चों एग्जांपल ले लें n-1 n-2 n-3, ये हमारा दिया है। पूछ रहा है इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी साइज उतने ही बड़ी होगी, और जब साइज बड़ी हुई तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम लगेगा, और जब जेड इफेक्टिव कम लगेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ी साइज इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे कम साइज ये। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, n-1 की, फिर n-2 की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, n-3 की। तो ये मेरा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम। इसी तरीके से बच्चों अगर पूछा जाए O- और O-2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस, तो जिसके ऊपर जिस एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज लगेगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसकी साइज सबसे बड़ी हुई, तो जब साइज बड़ी हुई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब जेड इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, O- की ज्यादा हो जाएगी, O-2 से। अगला इफेक्ट है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। अगर से जिस एलिमेंट का, जिस कंपाउंड का परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही एलिमेंट का न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस रहेगा उसके ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, एस के ऑर्बिटल
उतना ही न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ना, तो लिख लेते हैं जो है हायर इज द परसेंटेज एस करेक्टर, हायर इज द परसेंटेज एस करेक्टर of element in the given compound, in the given compound more closer will be the orbital of to the nucleus and more will be the attraction for the nucleus on electron, attraction for the nucleus on electron, hence higher will be इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों अगर से जितना ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर होगा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने ही करीब होगा। जब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे उतने ही ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो जेड इफेक्टिव हमारा ज्यादा होगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम परसेंटेज एस करेक्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें परसेंटेज एस कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ एस कितना है, 1 है, और कितने ऑर्बिटल है, एस और पी, 2 ऑर्बिटल है, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ जाएगा, 50%। यहाँ कितना आया, 50% आएगा ना, 50% एस करेक्टर आया। इसी तरीके से यहाँ एस कितना है, 1, और ऑर्बिटल 2 पी का और 1 एस का, तो 3 × 100 कितना आ जाएगा, 33, मान लो अप्रोक्सीमेटली 33% है। और sp3 में देखो एक कौन होगा बच्चों, 1 s का, और टोटल कितने हैं, 3 और 1 4 ऑर्बिटल, तो 1/4 × 100, तो 25 चौका 100, तो कितना परसेंटेज इस करेक्टर आया, 25%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर किसका आ रहा है, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो जिसका परसेंटेज इस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जिसका परसेंटेज इस करेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर किसका है, sp का, फिर sp2 का, और फिर sp3 का। तो अब कंपाउंड में हमें क्या करेगा, कंपाउंड दे देगा तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे बच्चों यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया है और हमें बताना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो यहाँ पर दिया एसिटिलीन और एथिलीन और आपको एथेन दिया है। हमें बताना है कि इस कंपाउंड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहली बात यह कि आपको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए।
जब अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं आएगा तब तक आप परसेंटेजेस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम जो है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं जो है आपको निकालने के लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है आप इतना ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है sp3 माइनस पाई, sp3 माइनस पाई। इस ट्रिक से आपको करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों इतना ध्यान देना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो बच्चों उसमें 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल उसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिग्मा। तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करना, इस कार्बन का देखो और इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े। तुम्हारे ट्रिक क्या होता है sp3 माइनस पाई। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2 पाई। तो 3 में से 2 घटा दो, 2 पाई घटा दी तो क्या बचा? sp1, अरे मतलब sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया कार्बन का? sp आया। यहाँ देखो डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 1 पाई। तो 1 पाई जो है यहाँ घटा दो, 3 में से घट गया तो क्या आ जाएगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका भी sp2 सबके आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों जुड़े हैं। और यहाँ पर कोई पाई नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं घटाओगे जब पाई नहीं है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, पाई नहीं होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। अब हमें बताना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपने कैलकुलेट किया कि भैया जिसका परसेंटेज s ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज s जो है किसमें ज्यादा होगा? sp में। यहाँ 50% s है, यहाँ 35% या 33% और यहाँ 25%। तो मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे ज्यादा एसिटिलीन पहला। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण पूछा जाए सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका पहला हो जाएगा एसिटिलीन। फिर क्या होगा बच्चों? एथिलीन। और सबसे कम कौन हो जाएगा? एथेन। तो इस तरीके से जो है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके एलिमेंट की कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल्स में पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या परिवर्तन आएगा, ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या परिवर्तन आएगा। तो बच्चों यहाँ जो है मैंने लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या कहलाता है बच्चों? पीरियड। लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या कहेंगे उसे? पीरियड। तो यहाँ मैंने जो है लेफ्ट टू राइट तो इसे पीरियड कहा जाता है। और टॉप टू बॉटम चलोगे तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप। ये आपका ग्रुप, ये पीरियोडिक टेबल है, समझ लो। तो बच्चों अगर आप लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में चल रहे हैं तो पीरियड में चलोगे बच्चों तो क्या होता था? वहां पर साइज क्या होती थी? घटती थी। और जब साइज घट रही है तो आप बताइए कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये कि पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। ग्रुप में आप अच्छा जब आप ग्रुप में चलते हो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब चलते थे तो साइज क्या होता था? बढ़ता था। और जेड इफेक्टिव क्या बना रहता था? समान बना रहता था। जेड इफेक्टिव क्या होता था? या तो घटता था या तो समान बना रहता था। तो जेड इफेक्टिव यहाँ सेम बना रहता है। जब जेड इफेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है बच्चों तो जो है आपका जो है साइज बढ़ गया है। जब साइज बढ़ गया तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप में चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। और पीरियड में चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे फर्स्ट पीरियड में आपके कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है। पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों ये होता है लगभग 2.1। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1 होता है। कैलकुलेट किया गया है। अगर पीरियड ये फर्स्ट पीरियड में था, पीरियड फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड में देखो आपके कौन कौन से एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में अगर देखा जाए तो सेकेंड पीरियड में आपके कौन है बच्चों? जैसे आपका कार्बन है कि नहीं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका यहाँ फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4। ऑक्सीजन का होता है 3.5 और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है ये होता है 3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। अब नाइट्रोजन के नीचे ही तो फास्फोरस पाया जाता है।
15 ग्रुप में नाइट्रोजन नीचे कौन है? फास्फोरस। तो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे क्या पाया जाता है? सल्फर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। इसके फोल्डिंग के नीचे क्या होता है? क्लोरीन, है कि नहीं? क्लोरीन के नीचे क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपने पढ़ा कि ग्रुप में चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अब ग्रुप में चल रहे तो क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? क्लोरीन से इनकी घट जाएगी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों आपका होता है 3। और अगर ब्रोमीन का पूछा जाए तो बच्चों ब्रोमीन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.8। कितना होता है? 2.8। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों 2.5। तो आप क्या देख रहे हैं कि पीरियड में चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और इसके बाद किसकी होता है? ऑक्सीजन का। और इसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन का चला जाएगा, है कि नहीं? नाइट्रोजन कितना होता है? 3 होता है। तो हम लोग ऑर्डर जो है बना लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन। इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन का होता है। इसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर। नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 है। तो नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाँ, लगभग बराबर होती है, मतलब बराबर ही है। इसके बाद जो है ब्रोमीन का होता है ना? ब्रोमीन का 2.8। इसके बाद जो है आपका ब्रोमीन के होने के बाद आयोडीन का। इसके बाद सल्फर का। आयोडीन और सल्फर का क्या होता है? बराबर होता है। इसका भी 2.5 है और सल्फर का भी कितना है? 2.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? आयोडीन और सल्फर की बराबर है। इसके बाद कार्बन की भी देखो बराबर आएगा। कार्बन का भी कितना है? 2.5। इसका भी आयोडीन, सल्फर और क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। इसके बाद जो है फास्फोरस का और हाइड्रोजन का बराबर होता है। किसका? फास्फोरस का। देखो फास्फोरस कितना हो रहा है? 2.1। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.1। तो इनका जो है क्या हो जाता है? बराबर है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है? क्रम। इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, है ना? इसे हम लोग ऐसे कर याद करेंगे। फोन कल, फोन कल, मतलब इतना क्या हो गया? फोन कल। फोन, फोन मतलब क्लोरीन, ओन, ओ क्या मात्रा रही? ऑक्सीजन, और ना मतलब नाइट्रोजन, और कल मतलब जो हो गए क्लोरीन। फोन कल हुआ। अब इसके बाद ये हो गया बियर, और ये देखो इश्क, और ये देखो पहलवान। फोन कल, बियर, इश्क, पहलवान, मतलब क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का ओ आ रहा है ना, नाइट्रोजन, कल, क्लोरीन, बियर, ब्रोमीन, इश्क मतलब आईएससी ना, इश्क, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। आयोडीन, सल्फर, कार्बन, और पहलवान मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन की क्या होती है? बराबर होती है लगभग। तो ये पूरा जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है? क्रम है। इसका मतलब ये कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीटी। पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, नोट कर लो। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के बारे में। देखिए बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकें, लेकिन एक तो स्केल हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पाउलिंग स्केल का यूज करके, मुल्कियन स्केल का यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड to calculate, to determine electronegativity, calculate या determine electronegativity। मतलब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं जिससे हम लोग क्या कर सकें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकें, लेकिन एक दो स्केल हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपका पहला है पाउलिंग स्केल। क्या है? पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। पाउलिंग स्केल तो ज्यादा हमें नहीं करना, बस इनका पाउलिंग स्केल क्या है
वही फार्मूला लिख लेते हैं बस। पाउलिंग स्केल जैसे बच्चों इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, है ना, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसके जो है आप डायरेक्ट कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दो है जो पाउलिंग स्केल का यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.208 रूट एनर्जी ऑफ ए बी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी ई ए बी माइनस फिर रूट के अंदर रूट ई ए इंटू ई वी बी। इसी को कहा जाता है बच्चों पाउलिंग स्केल। क्या कहा जाता है, पाउलिंग स्केल। यहाँ एक्स ए क्या है बच्चों, जाई ए क्या है, जाई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। जाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। और बच्चों ई ए क्या है आपका, ई ए बी क्या है, ये है बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब इस कोई कंपाउंड है तो इसी का क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बी। और ई बी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए, या ए कर लो, ए बी तो हो गया ए। ये बच्चों है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए। और ई बी बी आपका क्या है, ई बी बी, ये है आपका बच्चों बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। याद रखना बच्चों कि अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी आपका किलो कैलोरी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, किलो कैलोरी। तो लिख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी शुड बी, बॉन्ड एनर्जी शुड बी किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में होना चाहिए। अगर आप इस स्केल का यूज कर रहे हैं तो आपका जो है बॉन्ड एनर्जी किस में होना चाहिए बच्चों, किलो कैलोरी पर मोल में। हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल। नोट कर लो। अगर बच्चों आप बॉन्ड एनर्जी को किलो कैलोरी में रखें, इफ बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड एनर्जी को आप किलो कैलोरी प्रति मोल में रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, किलो कैलोरी प्रति मोल, तो जो आपका पाउलिंग स्केल का स्केल था तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अब ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 0.1017 रूट ई ए बी माइनस रूट ई ए इंटू ई ए बी। अगर बॉन्ड एनर्जी आपका किस में दे दिया हो बच्चों, किलो कैलोरी में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए अब आपको ये फार्मूला यूज करने पड़ेंगे। अगला स्केल था बच्चों पाउलिंग स्केल के बाद जो है मुल्केन स्केल आता है। तो मुल्केन स्केल क्या होता है कि जो आप क्या करें, मुल्केन स्केल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनको जोड़ करके आधा कर दो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो मुल्केन ने ऐसे यूज किया। तो अगला हम डालेंगे मुल्केन स्केल। तो मुल्केन स्केल
इससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है, मुल्केन स्केल। अकॉर्डिंग टू मुल्केन, electronegativity is average of ionization energy and electron affinity। तो मुल्केन के अनुसार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के का क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। मतलब इनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकालना चाहें किसके आधार पे, मुल्केन के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मुल्केन, तो क्या करना है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी जोड़ लेना है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को जोड़ लेना है और उसका क्या कर देना, एवरेज। एवरेज मतलब डिवाइड कर देना 2 से। इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, मुल्केन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना हमेशा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। यूनिट का ध्यान देना, अगर यूनिट ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ निकल के आएगा। तो याद रखना कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका हो तो किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और ये भी ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप रख रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव में रखना। किसमें रखना बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू में रखना। तो इस आधार पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मुल्केन स्केल और पाउलिंग स्केल के जरिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशंस है अगले लेक्चर में देखेंगे।